क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से। तो बताइएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी क्लास को शेयर नहीं करें क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए गंगा नदी का की भारत, याद रखिएगा ये भारत का सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, याद रखिएगा गंगा नदी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, याद रखिएगा गंगा नदी हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत का पवित्र नदी कौन है, याद रखिएगा भारत का सबसे पवित्र नदी, भारत का सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, याद रखिएगा गंगा नदी को माना जाता है, ठीक है। हर बात किया जाए गंगा नदी की लंबाई कितना है, याद रखिएगा गंगा नदी की लंबाई की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। कितना है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सभी लोग, अगले प्रश्न पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। जीरादेई में, कि सिवान में हुआ था, कि चंपारण में हुआ था, कि पोरबंदर में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा पोरबंदर में हुआ था। कहां हुआ था, याद रखिएगा पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन क्या जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा कहां जन्म हुआ था इनका, तो याद रखिएगा पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, और जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। गांधी जयंती कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग, अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सेशन को लाइक भी करेंगे, सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 1 में याद रखिएगा कहा गया है कि भारत क्या है, राज्यों का एक क्या है, संघ है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है। बताइएगा तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहां है, सभी लोग बताएंगे। चेन्नई होगा, कि मैंगलोर होगा, कि तंजौर होगा, कि रांची होगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहां होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहां होगा, याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी होगा, हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा, नहीं कि चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ये यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और झारखंड के बताइएगा, झारखंड के रांची हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा रांची हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। बताएंगे सब लोग, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जवाब देंगे कि किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। श्रीलंका के हो, कि बांग्लादेश को, कि पाकिस्तान को, कि इंडोनेशिया को। सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और देखिए टाका, याद रखिएगा बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा टाका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग। बताइएगा फलों का अध्ययन को
क्या कहलाता है, कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सभी लोग छापेंगे कमेंट बॉक्स में। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं कि पीसी कल्चर कहते हैं कि एपी कल्चर कहते हैं कि हार्टिकल्चर कहते हैं, बताएंगे सभी लोग। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फलों के अध्ययन को हमेशा याद रखिएगा क्या कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कि पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। याद रखिएगा फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है, बताइएगा सभी लोग। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, तो सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे ये सब सवालों पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है, सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है, तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध हमेशा याद रखिएगा सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, बताइएगा। जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, सभी लोग छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, तो सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सब सवालों पर। ठीक है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा जय संहिता हमेशा याद रखिएगा देखिए महाभारत का नाम है। क्या किसका नाम है, तो याद रखिएगा महाभारत का प्राचीन नाम है। एग्जाम में पूछ दिया जाए कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। ये सब क्या करेंगे, ध्यान देंगे ये सब प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। अडियार भारत के किस राज्य में स्थित, बताइएगा। अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में होगा कि पश्चिम बंगाल में होगा कि तमिलनाडु में होगा कि उत्तराखंड में होगा। अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। सेशन को भी लाइक करेंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट है सेशन को लाइक करेंगे और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, और बताइए अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा चेन्नई है। कहाँ है, तो याद रखिएगा चेन्नई हो गया। ठीक है, चेन्नई को प्राचीन नाम से प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिएगा चेन्नई को प्राचीन नाम था मद्रास। मद्रास के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम मद्रास था। चेन्नई को मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्राचीन में। और बात किया जाए तमिलनाडु राज्य की गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु राज्य का गठन किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु राज्य में कितने जिला है, तो याद रखिएगा 38 जिला है। कितने जिला है, तो याद रखिएगा 38 जिला है। और तमिलनाडु राज्य का मुख्य भाषा क्या है, बताइएगा। तमिलनाडु राज्य का भाषा क्या है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का भाषा जो है हमेशा याद रखिएगा तमिल है। क्या है, तो याद रखिएगा तमिल हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का भाषा। और बताइएगा उच्च न्यायालय इसका कहाँ है, बताइएगा तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय है, तो याद रखिएगा कहाँ हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो याद रखिएगा चेन्नई हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा तमिलनाडु यानी कि राज्य दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को हमेशा याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष को कि उपराष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री को कि इनमें से किसी को नहीं, तो बताएंगे सभी लोग राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को यानी कि सौंपते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 11 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, बताइएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। महात्मा गांधी कि जवाहरलाल नेहरू कि सुभाष चंद्र बोस कि भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सभी लोग छापेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा हमेशा याद रखिएगा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन क्या जाएगा, डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी नारा दिया था, याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। अरे किसका एक नारा है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग छापेंगे। उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि ए एवं बी दोनों का कि गोलीय दर्पण का। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अरे कि जब हम लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं तो किस दर्पण अरे कि आगे लगा रहता है, जो किस दर्पण रहता है, तो बताइएगा उत्तल दर्पण रहता है कि अवतल दर्पण रहता है कि ए एवं बी दोनों होगा कि गोलीय दर्पण रहता है। तो सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग देखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, तो क्या करेंगे सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में होगा कि कर्नाटक में होगा कि तमिलनाडु में होगा होगा कि उड़ीसा में होगा। तो सभी लोग 13 नंबर क्वेश्चंस का आप लोग क्या करेंगे कि जवाब देंगे। तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा जो अभिलेख है हमेशा याद रखिएगा कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख हमेशा याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सब लोग, हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से, बताइएगा। हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है, सभी लोग बताइएगा। बौद्ध धर्म से होगा कि पारसी धर्म से होगा कि जैन धर्म से होगा कि ब्राह्मण धर्म से होगा, बताइएगा। हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से होगा, सभी लोग बताइएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है, याद रखिएगा हमेशा हाथी गुम्फा का जो संबंध है हमेशा याद रखिएगा किस धर्म से होगा, तो याद रखिएगा जैन धर्म से होगा। याद रखिएगा जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कपिल कुमार जी सी लगा रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही है। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पॉइंट थोड़ा सा बताइएगा कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, सभी लोग क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, और बताइएगा वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, याद रखिएगा वास्तविक संस्थापक हो जाएगा यानी कि महावीर स्वामी को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा महावीर स्वामी जी हो जाएंगे वास्तविक संस्थापक। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो याद रखिएगा ऋषभ देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिएगा ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। ऋषभ देव जो थे याद रखिएगा प्रथम तीर्थंकर थे, लेकिन महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये भी क्या करेंगे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है, बताइएगा। ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है, कानपुर में होगा कि इलाहाबाद में होगा कि लखनऊ में होगा कि बनारस में होगा, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो
चलिए बताइए, कपिल कुमार जी शी बता रहे हैं। और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सेशन को लाइक करेंगे और क्लास को भी शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में होगा कि इलाहाबाद में होगा कि लखनऊ में होगा कि बनारस में होगा? तो हमेशा याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम हमेशा याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? बताइएगा, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? बताइएगा, 1980 में कि 1985 में कि 1996 में कि 2005 में? मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? कपिल कुमार जी भी बता रहे हैं। चलिए बाबू इसका बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो तो हमेशा याद रखिएगा मद्रास का जो नाम बदलकर हमेशा याद रखिएगा 1996 में रखा गया था। कब रखा गया था? तो याद रखिएगा 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई किसकी राजधानी है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, ठीक है। चेन्नई किसकी राजधानी है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग? आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे कि गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। बीजापुर में होगा कि बोलगांव में होगा कि औरंगाबाद में होगा कि कटक में होगा? बताइएगा कि गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। कपिल कुमार जी भी लगा रहे हैं। और बताइए सभी लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? जो गोकक झरना किस राज्य में स्थित है? याद कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित की बात किया जा रहा है? तो बताइएगा गोकक झरना हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेलगांव में हो जाएगा, ठीक है। बेलगांव में हमेशा याद रखिएगा गोकक झरना स्थित है। बेलगांव में गोकक झरना स्थित है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सभी लोग अगला प्रश्न पर आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताइएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो यानी कि कपिल कुमार जी ये बता रहे हैं। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है? आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइएगा, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? बेहद इंपॉर्टेंट है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1975 में कि 1980 में कि 1982 में कि 1995 में? चलिए बताइए, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो याद रखिएगा आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना हुई है हमेशा याद रखिएगा 1982 में हुई है। कब हुई है? तो याद रखिएगा 1982 में हुई है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा आयात निर्यात बैंक की स्थापना हमेशा याद रखिएगा 1982 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताइएगा, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन होंगे? सभी लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन होंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो याद रखिएगा गुड अर्थ पुस्तक का जो लेखक हो जाएंगे हमेशा याद रखिएगा पर्ल एस बक हो जाएगा। पर्ल एस बक हो जाएंगे जो कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा पल्स एस वक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बताइएगा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कि अकबर का राजस्व कौन था। सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो कपिल कुमार जी भी लगा रहे हैं। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोडरमल हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो याद रखिएगा टोडरमल था। ऑप्शन क्या जाएगा? बी यहाँ पर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा? हेमेटाइट किसका अयस्क है? सब लोग छापेंगे, हेमेटाइट किसका अयस्क है?
तांबे का कि चांदी का कि अवरक का कि लोहे का? सभी लोग छापेंगे हेमेटाइट किसका अयस्क होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा लोहे का हो जाएगा। ठीक है, लोहे का अयस्क का नाम क्या है? याद रखिएगा हेमेटाइट है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कपिल कुमार जी आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है क्वेश्चन नंबर 23 से यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? बताइएगा संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? बताइएगा कैबिनेट मिशन होगा कि वैवेल योजना होगा कि क्रिप्स योजना होगा कि माउंटबेटन योजना होगा? तो सभी लोग छापेंगे 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? तो सभी लोग छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सब पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, और बताइएगा कैबिनेट मिशन भारत कब लाया गया था? याद रखिएगा 16 मई 1946 को। ठीक है, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? याद रखिएगा 16 मई 1946 ईस्वी को आया था। 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है सब लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आप लोग क्या करेंगे ध्यान देंगे। यहां पर कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बताइएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है कि उपराष्ट्रपति होता है कि लोकसभा अध्यक्ष होता है कि राष्ट्रपति होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कपिल कुमार जी डी बता रहे हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत का जो प्रथम नागरिक होता है हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन है? याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? डेसिबल किसकी माप की इकाई है? सभी लोग छापिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो डेसिबल किसकी माप की इकाई है? प्रकाश की कि ध्वनि की कि विद्युत तरंग की कि विद्युत धारा की? डेसिबल किसकी माप की इकाई है? सभी लोग छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कपिल कुमार जी बिल आ रहे हैं। चलिए सभी लोग छापिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? जो डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो हमेशा याद रखिएगा 25 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि की माप। याद रखिएगा ध्वनि की मात्रा के यानी क्या हो जाएगा? डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि की मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन क्या जाएगा? बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? याद रखिएगा एम्पियर होता है विद्युत धारा की मात्रा। के भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या करा? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सब लोग छापिएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त होगा कि चंद्रगुप्त प्रथम होगा कि श्रीगुप्त होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा? गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा श्रीगुप्त था, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक। ऑप्शन क्या जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा भारत का नेपोलियन हमेशा याद रखिएगा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? शनिवार किसका अयस्क है? बताइएगा शनिवार किसका अयस्क होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि शनिवार किसका अयस्क है? सोना का कि चांदी का कि लोहा का कि पारा का? शनिवार किसका अयस्क है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे जवाब देंगे। शनिवार किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा शनिवार हो जाएगा ना कि पारा का अयस्क। ठीक है, शनिवार याद रखिएगा पारा का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा शनिवार पारा का अयस्क हो जाएगा। ठीक है,
लोहा का अयस्क का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हेमेटाइट। याद रखिएगा लोहा का अयस्क का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हेमेटाइट हो जाएगा, जो कि लोहा का अयस्क है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है सभी लोग। 28 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 करा है कि तानसेन का असली नाम क्या था? बताइएगा, तानसेन का असली नाम क्या था? सब लोग छापिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तानसेन का असली नाम क्या था? खुर्रम था कि प्रहलाद था कि योगराज था कि रामतनु पांडे था? चलिए बताइएगा, तानसेन का असली नाम क्या था? 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा तानसेन का जो असली नाम था, तो याद रखिएगा रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 29 करा कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? बताइएगा, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना है? बताइएगा, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना? 1910 में कि 1912 में कि 1915 में कि 1920 में? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, दिल्ली हमेशा याद रखिएगा 1912 में, याद रखिएगा 1912 में, यानी कि भारत की राजधानी बनी थी। ऑप्शन क्या जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कपिल कुमार जी 12 सिर्फ लगा रहे हैं, 1912 लगाइए, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हमेशा याद रखिएगा अरुण शौरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा अरुण शौरी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरुण शौरी ये सेकुलर एजेंडा के पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन क्या जाएगा, सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बताइएगा, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बेहद इंपॉर्टेंट है, सब लोग छापिएगा। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? हैदराबाद का कि मैसूर का कि गोलकोंडा का कि बीजापुर का? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो याद रखिएगा 31 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो याद रखिएगा मैसूर का शासक था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? बताइएगा, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? तो बताइए क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा, ठीक है। हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा खारवेल ने बनवाया था। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा खारवेल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? बताइएगा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां ने। याद रखिएगा शाहजहां ने आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा सब लोग आगे ध्यान दीजिएगा। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता, बताइएगा। एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है।
कौन जाने जाते हैं? महावीर जैन की, मोहम्मद साहेब की, ईसा मसीह की, गौतम बुद्ध। सभी लोग छापिएगा कमेंट बॉक्स में कि एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा? डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था बताइएगा? बौद्ध धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे बताइएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में होगा कि महाराष्ट्र में होगा कि उत्तराखंड में होगा कि कर्नाटक में होगा? सब लोग छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें सब लोग, 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन करा कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से? बताइएगा, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से? म्यांमार से होगा कि मलेशिया से होगा कि श्रीलंका से होगा कि बांग्लादेश से होगा? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो सभी लोग छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो तो याद रखिएगा, बांग्लादेश से हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से? याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? याद रखिएगा, टाका, टाका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश का मुद्रा को टाका के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा जाए? क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर करा कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा सब सवालों पर। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कि सल्फर डाइऑक्साइड का कि एथिलीन या एसिटिलीन गैस का कि नाइट्रोजन गैस का? तो बताएंगे सब लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। जो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एथिलीन या एसिटिलीन गैस का। एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या देगा? सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, क्वेश्चन 38 पर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 करा, टी शब्द का संबंध किस खेल से? बताइएगा, टी शब्द का संबंध किस खेल से? बेहद इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, तो क्या करेंगे सभी लोग, ध्यान देंगे ये सब सवालों पर। ठीक है, टी शब्द का प्रयोग किस खेल से है? याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्फ से होगा। किससे होगा? तो याद रखिएगा, गोल्फ से हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग, 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन 39 करा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला भारत का प्रथम भारतीय कौन था? बताइएगा, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मिहिर सेन होगा कि मिल्खा सिंह होगा कि एम सिंधु होगा कि अरविंद नायर होगा? तो सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मिहिर सेन था। याद रखिएगा कौन था? तो याद रखिएगा मिहिर सेन था। ऑप्शन क्या जाएगा? ए यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? बताइएगा सभी लोग, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में
छापिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो संपूर्ण संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था? और एक तो और आप लोग से प्रश्न पूछते हैं कि संपूर्ण संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अंगीकृत, पहले संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, बताइएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के यानी कि अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएंगे जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और एक और सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संविधान सभा का पिता किसे माना जाता है? संविधान का पिता किसे माना जाता है? बताइएगा संविधान का पिता किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता माना जाता है। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग? आगे बताइएगा सब लोग। 41 नंबर क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। यहां पर 41 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? बताइएगा दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है। पंजाब को कि तमिलनाडु को कि कर्नाटक को कि तेलंगाना को? बताइएगा दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा मद्रास था पहले। याद रखिएगा मद्रास था, लेकिन मद्रास को वर्तमान में क्या कर दिया गया नाम है? याद रखिएगा मद्रास को चेन्नई कर दिया गया है, ठीक है। नया नाम क्या है? याद रखिएगा मद्रास का नया नाम चेन्नई हो गया है। याद रखिएगा, ठीक है। मद्रास का नया नाम क्या हो गया है? याद रखिएगा चेन्नई हो गया, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु राज्य का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को ही तमिलनाडु राज्य का गठन कर दिया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही तमिलनाडु राज्य का गठन कर दिया गया था। यह भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु राज्य में कितना जिला है? तो याद रखिएगा 38 जिला है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में कितना जिला है? तो याद रखिएगा 38 जिला है, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु राज्य का मुख्य भाषा क्या है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का जो मुख्य भाषा हो जाएगा यानी कि तमिल हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य का मुख्य भाषा तमिल हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमेशा इस सबको क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। और बात किया जाए तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? बताइएगा तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का उच्च न्यायालय है चेन्नई, जो कि चेन्नई है किसका राजधानी? याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य का ही राजधानी है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सब लोग? आगे बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में? बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना है जो किस राज्य में है? बेहद इंपॉर्टेंट है। सब लोग छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सरदार सरोवर परियोजना है जो किस राज्य में है? गुजरात में होगा कि आंध्र प्रदेश में होगा कि मध्य प्रदेश में होगा कि उत्तर प्रदेश में होगा? सभी लोग 42 नंबर का जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है?
सभी लोग छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, याद रखिएगा गुजरात राज्य में, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात राज्य में यानी कि सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, ये भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा, भारत होगा कि चीन होगा कि बांग्लादेश होगा कि अमेरिका को होगा, बताइएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। याद रखिएगा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखिएगा कौन है, याद रखिएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पर जो भी बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा सभी लोग, आगे ध्यान दीजिएगा। यहां पर आगे कह रहा है कि जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, बताइएगा। जुड़वा शहर के नाम से कौन जाना जाता है, हैदराबाद या और सिकंदराबाद की इलाहाबाद और कानपुर, ये कोचीन और एर्नाकुलम, ऑप्शन डी है कि लखनऊ और वाराणसी। तो बताइएगा जुड़वा शहर के नाम से कौन जाना जाता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। जो जुड़वा शहर के नाम से कौन जाना जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटल ये सब क्वेश्चन से, तो ये सब क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, और अंतिम ये सवाल है। ठीक है, ये अंतिम सवाल है इस क्लास का। तो याद रखिएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को याद रखिएगा जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को हमेशा याद रखिएगा जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक क्लास आने की एंड हो गया, क्लास देखिएगा एंड हो गया। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि क्लास कैसा लगा। जो सभी लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा। जो ठीक है, और ये भी आप लोग बताइएगा कि यानी कि 44 प्रश्न तो था, आप लोग 44 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, छापिएगा। ठीक है, और जाते जाते आप लोग क्या कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को भी क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए याद रखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिएगा रात को 8 बजे जुड़िएगा। ठीक है, रात को 8 बजे प्रत्येक दिन इस क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, बिहार एसएससी प्रचारी की क्लास में रात को 8 बजे सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए आप लोग कितना सही किए, पहले बताइएगा। 44 प्रश्न था, यानी कि कितना प्रश्न आप लोग सही किए, 44 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किए। सेशन को लाइक करेंगे, बहुत कम लाइक है, जुड़े हुए हैं 11 ठो। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।